सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने तानी से कहा कि साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। ये मजाक। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, जमाल, वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैं बहुत डरती थी। मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। उसके अल्फाज सिसकियों में लिपटे हुए थे। मैं खामोशी से खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। वो चंद लम्हे रुकी और फिर कहने लगी, यहाँ फैसला हो गया है कि अब तुम दोनों किसी भी दिन यहाँ से चले जाओगे, बल्कि तुम्हें भेज दिया जाएगा, और मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन एक दिन तो हमें यहाँ से जाना है, और मेरे जहन के किसी गोशे में भी नहीं कि तुम मेरे साथ जाओगी। मैंने साफ अंदाज में कह दिया, हमारे हालात ऐसे हैं कि तुम मुझ पर चाहो भी तो यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं कि जिससे मैं साबित कर सकूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे हूँ, ये तुम ही नहीं सिवाय मेहर साहब के दूसरा और कोई नहीं जानता। मेरी मजबूरी यह है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वरना ज़रूर चली जाती। उसने रोहाँसा होते हुए कहा। मैंने जवाबन कुछ कहना चाहा तो वो मेरे लबों पर अपना हाथ रख कर बोली, मैं तुम्हारे साथ जाती तो ये साबित कर देती कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ हटा लिया तो मैंने कहा, तानी, हम दोनों में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, तुम न जाने किस मोहब्बत की बात कर रही हो। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का जवाब नहीं मांग रही। मैं तो महज तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत हो। पहले दिन जमाल, पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था मैं घायल हो गई। तुम पहली निगाह ही में मुझे अच्छे लगे थे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की थी कि तुम यहीं रह जाओ। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे इतने नज़दीक आ जाऊंगी। पहले दिन जब तुमने निशाने के साथ मुझे अपने साथ लगाया था तो मुझे खुद किसी मर्द के लम्स का एहसास हुआ था। मैं उस वक्त से मुंतज़िर थी कि तुम मेरी जानिब तवज्जा करते, मगर तुम तो पागलों की तरह सब कुछ सीख जाने में मगन थे। कुछ दिनों से मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगी, कम अज़ कम जितने दिन तुम यहाँ हो उतने दिन। मगर शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं। मैं उसे खो दूंगी जिसे मैंने चाहा है। पता नहीं हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कैसी किस्मत है मेरी। उसने कहा और मेरी तरफ गौर से देखने लगी। उसके गाल, नाक की फूनिंग और होंठ सुर्ख हो रहे थे। तुम यहाँ रहकर भी मेरे साथ राब्ते में। मैंने कहा तो वो तेजी से बोली, नहीं जमाल, नहीं। साथ, मैं साथ चाहती हूँ। ना जाने क्यों मुझे यकीन है जमाल कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ठीक है, तब हम कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। मैंने कहा तो वो एकदम खिल गई। सच, ये कहकर वो मुझसे लिपट गई। फिर अपनी गाल मेरे सर से होले होले रगड़ने लगी। फिर अलग होते हुए बोली, शायद वही मेरी नई जिंदगी हो। शायद, मैंने कहा। फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ चलते हैं। जसपाल को मैं बताकर नहीं आया था, वो मेरी राह देखता होगा। वो मेरे साथ यूं चल दी जैसे ट्रांस में हो, और मैं उस वक्त तक नहीं समझ पाया था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रही थी कि मैं ये बात जसपाल को बताऊं कि नहीं। रात गए तक मैं इसी उलझन में रहा। मुझे तानी से ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही थी कि अब हमें यहाँ से भेज दिया जाएगा। मुझे यूं लग रहा था जैसे बहुत जल्दी में हमें यहाँ से रवाना किया जा रहा हो। अपने आप को दरियाफ्त करने का मजा तो अब आने लगा था। मुझे अफसोस होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया, ये तो महज तानी का ख्याल था। मेहर साहब ने तो मुझे नहीं कहा, जब वो कहेंगे तो देखा जाएगा। ना जाने जज्बात की रो में वो क्या कुछ कहती चली गई थी। मैंने सब कुछ जहन से निकाला और पुरसकून अंदाज में सोने के लिए लेट गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे। सारा दिन सूरज दिखाई नहीं दिया था, मगर बारिश भी नहीं हुई थी। दोपहर के बाद हमें कुछ देर के लिए आराम करने की फरागत मिलती थी। हम इस वक्त बस्ती की तरफ जा रहे थे कि मेहर खुदा बख्श के गोपे के पास बहुत सारे लोगों का रश देखकर हम ठिठक गए। फिर हम तेजी से उस तरफ बढ़ गए। वहां कुछ भी नहीं था, मगर लोग यूं गोपे की तरफ देख रहे थे
जैसे वहां कुछ देखने के मुंतजिर थे। तकरीबन सभी लोग वहां मौजूद थे जो बस्ती में या इधर उधर रहते थे। बस्ती की तरफ से अभी कुछ लोग आ भी रहे थे। तभी गोपे का दरवाजा खुला और मेहर खुदा बख्श के साथ वो ही बाबा जी नमूदार हुए। उन्होंने आते ही मुझे यूं देखा जैसे वो गोपे ही से मुझे देख रहे थे। मेहर खुदा बख्श ने मुझे आगे आने का इशारा किया। मैं आगे बढ़ा। उनकी तरफ जाते हुए जब मैं मैदान के दरमियान में गया तो एक जानिब से अचानक बछड़ा छोड़ दिया गया। मैं लम्हों में समझ गया कि मेरे इम्तहान का वक्त आ गया है। जिस वक्त मैंने बछड़े पर निगाह जमाई हुई थी, उन्हीं लम्हात में तानी ने बलम नुमा छुरी अपने हाथ में लहराई और मेरी जानिब फेंक दी। मैं अगर छुरी पर तवज्जो देता तो बछड़ा मुझे टक्कर मार देता, मगर ये मेरी तौहीन थी कि छुरी जमीन पर गिर जाती। मैंने हवा में कलाबाजी लगाई और छुरी को पकड़ लिया। तब तक बछड़ा ऐन मेरे नीचे था। मैंने पूरी कुवत से वो बलमनुमा छुरी बछड़े के ऊपरी बदन पर घोंप दी। फिर छुरी के सहारे ही घूमकर जमीन पर आन खड़ा हुआ। बछड़ा दर्द की शिद्दत से पागल हो गया था। मैंने एक जस्त ली और उसके सामने आ गया। वो टक्कर मारने के लिए लपका तो मैंने उसके सींग पकड़ लिए। उसने जोर जोर से अपना सर मारना शुरू कर दिया। मैं उसके साथ लुढ़कता, कभी एक तरफ चला जाता और कभी दूसरी तरफ। वो उछलता तो मैं उसके साथ उछल जाता। तकरीबन 3 मिनट तक यही चलता रहा। तभी बछड़े का जोर टूट गया। मैंने अपना दबाव एक तरफ डाल दिया। दो तीन जोर के झटके दिए तो उसके कदम उखड़ गए और वो जमीन पर आ गिरा। मैंने उसके सींग छोड़कर चश्मे जदन में छुरी उसके बदन से निकाली। उसका खून बह निकला था। बछड़ा तड़प कर उठना चाहता था कि मैंने पाँव की ठोकर उसकी थूथनी पर मारी। उसके हवास मुख्तल हो गए। तभी मैंने एक लात उसके सर पर रखी और तकबीर पढ़ते हुए उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी। खून का फुवारा छूट पड़ा। बछड़ा तड़प रहा था। वो उठना चाहता तो मैं उसके ठोकर मार देता। ये तेज छुरी का कमाल था, वरना शायद मुझे उसे ज़िबा करने में कुछ मजीद दुश्वारी होती। कुछ देर के बाद वो साकित हो गया, जबकि मैं खून से लथपथ हो गया था। तभी चंद लोग वहां आ गए। उन्होंने मेरे हाथ से छुरी लेते हुए कहा, जाओ नहा कर बाबा जी के पास जाओ। मैंने सामने खड़े बाबा जी को देखा। उन्होंने हाथ का इशारा किया जिसका मतलब था कि वो खुश हो गए। मैं तेजी से पलटा और बस्ती की जानिब चल दिया। कुछ देर पहले जो कुछ मैंने किया था मुझे खुद उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा सब कुछ कैसे हो गया? शायद मेरे अंदर बछड़े को ज़िबा करने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ गई थी। लेकिन निरी ख्वाहिश से क्या होता है? बछड़े और मेरी कुवत में बहुत फर्क था। शायद मैंने लाशऊरी तौर पर उसी तकनीक पर सोचा होगा, मगर नहीं। लम्हों में फैसले और उन पर अमल करना यूं ही नहीं था। मेरे अंदर कुछ ऐसा भर गया था जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। बिलाशुबा मैं उसी वजह से हैरान था। मुझे एहसास हो गया था कि जब मैं यहाँ आया था तो अंदर से खाली था। मैं वापस गोपे के पास जा पहुंचा तो वहां सामने मैदान में कोई भी नहीं था। मैं गोपे के अंदर चला गया। जसपाल पहले ही से वहां मौजूद था। मैं नहीं जानता उनके दरमियान क्या बातें हुई होंगी। मेरे जाते ही एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाबा जी ने मेरी तरफ निगाहों से देखा, फिर कोई बात किए बगैर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, मुझे थपकी दी और कहा, ये दुनिया जंगल तो नहीं है पुत्र, मगर कुछ जानवर नुमा इंसानों ने इसे जंगल बना दिया है। उन जानवरों का भी तो कोई सद्देबाब करना है ना। कोशिश करो। ये कहकर चंद लम्हे मेरी तरफ देखा और फिर बाहर की जानिब चल पड़े। मैं उनकी ये अदा नहीं समझ सका। मैं उनके पीछे लपका और गोपे से बाहर आ गया। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए मैदान में पहुंच गए थे और फिर मेरे देखते ही देखते वो सहरा में ओझल हो गए। मैं वापस पीढ़े पर आकर बैठ गया। ना जाने मैं क्यों ये चाह रहा था कि बाबा जी मेरे पास कुछ देर मजीद ठहरते और बातें करते। ये अचानक आते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। मेहर खुदा बख्श ने कहा तो मैं चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये कहते हुए वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा, फिर बोला, आज रात तुम दोनों ने यहाँ से चले जाना है। यहाँ से जाने के बाद तुमने भूल जाना है कि कभी यहाँ आए थे। ऐसा क्यों मेहर साहब? मैंने उलझते हुए पूछा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, हम दुनिया में हर उस जगह पर हैं जहां हमारी ज़रूरत है। मैं इसका एक हिस्सा हूँ। लेकिन तुम दोनों के बारे में एक अजीब बात यह है कि तुम्हारी आमद से तकरीबन 2 माह कबल बाबा जी अचानक यहाँ आए। उन्होंने मुझे बताया कि दो मुखालिफ सिमतों से दो लोग यहाँ आएंगे, उन्हें संभाल लेना। इससे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की थी। फिर तुम लोग आ गए। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, लेकिन ये बात अब तुम समझ सकते हो। मेहर साहब, 1 मिनट।
मैंने कहा तो वो मेरी तरफ देखने लगा। तब मैंने कहा, आप लोग और बाबा जी दोनों एक? नहीं, शायद तुम भूल रहे हो, मैं बाबा जी का नाम तक नहीं जानता। मैं यहाँ पर यह सेटअप बनाने के लिए आया था क्योंकि ये मेरा इलाका था और मेरी बूदोबाश यहीं की है। ये मेरी ड्यूटी है और मैं ये ड्यूटी दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया तो उन्हीं दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ उन्होंने रूहानी तौर पर मेरी बहुत मदद की। मुझे अब ये समझ लग गई है कि किस रीछ को कहाँ से पकड़ना है, किस कुत्ते को क्या इशारा करना है और किस बंदर को कैसे नचाना है। ये चीजें मुझे वो नहीं सिखा सके जिनके लिए मैंने सारी जवानी त्याग दी। वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। ये राज है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कौन किस जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन सभी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। वक्त के साथ तुम्हें भी मालूम होता चला जाएगा। ये जहन में रखो, तुम हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो, मुमकिन है कभी हो जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ पर फक्त बाबा जी की वजह से रखा है। अब तुमने जाना है, लेकिन अपने घर नहीं, जसपाल के साथ इसके गांव। मैं उगी जाऊंगा? मैंने चौंकते हुए पूछा। तो जसपाल भी मेरी तरह चौंक गया। ये जमाल का इम्तहान है और उसके बाद जसपाल तुम्हारा इम्तहान होगा। शाम ढलने वाली है, खाना खाओ और जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने आज रात ही सरहद पार करनी है, अब जाओ तैयारी करो। उसने उठते हुए कहा तो हम भी उठ गए। जहन में एकदम से ना जाने कितने सवाल गूंज उठे थे। मैं जब वहां से निकला तो मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई दुनिया तस्खीर करने वहां से निकला हूं। रात गहरी हो चली थी, हर तरफ अंधेरे का राज था। मैं और जसपाल दो ऊंटों पर सवार चलते जा रहे थे। सहरा में चलने और मंजिल पर पहुंचने की तरबियत हमारे काम आ रही थी। मैं सितारों की तरतीब से अपनी राह पर था। मुझे चौकियों के बारे में खूब अंदाजा था। उनसे बचते बचाते हम दोनों बाढ़ तक आ पहुंचे, जो अभी हमसे काफी दूर थी। हमने ऊंटों को वापस हाँक दिया। उस वक्त मैंने जमीन पर लेटकर आला निकाला ताकि अपनी सिमत दुरुस्त होने का तयन कर सकूं। वैसा ही जसपाल भी कर रहा था। चंद लम्हों के बाद हमें अपनी सिमत के दुरुस्त होने का यकीन हो गया। हम क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ते गए। हमें बाढ़ के नीचे बनी सुरंग में से गुजरना था, जो मुकामी भारतीय स्मगलरों ने अपने लिए बनाई थी, और उस रात उन्होंने उसी सुरंग से पार आना था। हम बहुत करीब जाकर रुक गए। हमारे अंदाजे के मुताबिक उन्हें अब तक सामने आ जाना चाहिए था। हम जमीन से चिपके हुए थे और हमारी निगाहें सामने लगी हुई थी। रोशनी फैलने में अभी 3 घंटे से ज्यादा का वक्त था। ताहम बाढ़ पर लगी रोशनी से इर्द गिर्द का सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। बिलाशुबा वो स्मगलर वहां की सरहदी फोर्सेस के मेल मिलाप ही से सरहद पार करते थे। हम जमीन से लगे इंतजार कर रहे थे। तभी सुरंग में से एक बंदा रेंगता हुआ बाहर निकला। उसने एक दो लम्हे बाहर का जायजा लिया और फिर आगे बढ़ाया। उसकी कमर पर बड़ा सा बैग था। इसी तरह यके बाद दीगरे 6 बंदे बाहर आए। उनके पास वैसे ही बैग थे। ना जाने उसमें क्या था। वो रेंगते हुए हमसे कुछ फासले पर दाएं जानिब बढ़ते चले गए। हम मुकर्ररा वक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो वक्त हुआ, सुरंग में से टॉर्च की रोशनी दोबारा जलकर बुझ गई। हम तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि सुरंग में से होकर दूसरी जानिब बाहर निकल आए। सामने कोई नहीं था। हम रेंगते हुए काफी फासला तय कर गए, यहाँ तक कि हमें टॉर्च की रोशनी से फिर बताया गया हमने किधर जाना है। कुछ ही फासले पर 3 बंदे खड़े थे। हमने खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया तो उनमें से एक बोला, चलो भाई, अब गाड़ी में बैठो। उसने टॉर्च की रोशनी में जरा से फासले पर खड़ी 4 व्हील जीप की जानिब इशारा किया। हम उसमें बैठे तो गाड़ी चल पड़ी। तकरीबन आधा घंटा सफर तय करने के बाद एक डेरे में जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। गाड़ी से उतरे तो देखा कि एक तरफ कच्चे कमरों की कतार थी, जिसके बाहर मवेशी बंधे हुए थे। सामने रिहायशी इमारत दिखाई दे रही थी। एक तरफ कुछ लोग चारपाइयों पर पड़े सो रहे थे। वो तीनों हमें लेते हुए रिहायशी इमारत की जानिब चल पड़े। सामने ही बड़े से कमरे में एक अधेड़ उम्र मोटा सा शख्स बैठा था। सफेद मलमल का कुर्ता और धोती पहने हुए था। सर पर छोटे छोटे बाल, मोटे चेहरे पर मोटी मूछें। बाकी नकूश के मुकाबले में उसकी आंखें छोटी थी। आओ भाइया, आओ, वक्त पर पहुंच गए, आओ बैठो। उसने अपनी दाएं जानिब धरी कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो तीनों अंदर चले गए तो वो बोला, जसपाल का तो इधर कोई मसला नहीं है, मसला जमाल का होगा। कैसा मसला? मैंने पूछा। कागजात तो तेरे बन गए हैं, तू अमृतसर का रिहायशी है। जिस खानदान से तू ताल्लुक रखता है इस बारे में सब कुछ तेरे ईमेल में है, देख लेना। बस जरा ध्यान से, जबान से ना पकड़े जाना। बाकी सब ठीक है, तेरा खानदान मुसलमान ही है।
और तकसीम से पहले का अमृतसर में रह रहा है। चलो ये तो मैं देख लूँगा, कोई और बात? मैंने पूछा तो वो बोला, अब कहानी सुन लो। उसने चंद लम्हे जसपाल की तरफ देखकर कहा, तुझे चंद गुंडे उठाकर ले गए थे चंडीगढ़ से। उन्होंने ही तुम पर शॉपिंग मॉल में फायरिंग की थी। फिर उन्होंने तुझे कहाँ रखा ये नहीं मालूम। बस यही बात मनवाते रहे कि तूने रणवीर सिंह इंस्पेक्टर को कत्ल किया है। वैसे भी तुम्हारी हालत पहले वाली नहीं रही। वहां से तुम्हें निकाल कर ना जाने किस जगह लेकर जा रहे थे कि रास्ते में जमाल की मदद से तुम फरार होने में कामयाब हो गए और अब जालंधर में हो, ये तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहोगे। और ये भी कि हर तरह की अदालत में हर तरह की तफ्तीश का सामना करने के लिए तैयार हो, और सीधे स्वभाव रविंदर सिंह और रणवीर सिंह का नाम ले देना। क्या जमाल को प्रेस के सामने लाया जाएगा? मेरा ख्याल, जसपाल ने कहना चाहा लेकिन वो बात काट कर बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक है, ये किसी जगह रहेगा, बाद में तुम्हारे साथ हान मिलेगा। इन चंद दिनों में इसे कुछ सिखाया जाना है। ठीक है, जसपाल मुतमईन हो गया। अब तुम लोग रहना चाहो तो रहो, अपनी हालत दुरुस्त करो, खाना वगैरह खाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों ने तकरीबन 10-12 घंटे का सफ़र करना है, उसने कहा और उठ गया। तभी दो नौजवान आए और हमारी एक कमरे तक रहनुमाई की। वहाँ कुछ देर रहे और फिर अगली दोपहर तक हम जालंधर जा पहुँचे। वो जालंधर शहर के बाहर का कोई पोश इलाका था, जिसके एक बड़े सारे बंगले में मुझे ड्रॉप करके वो जसपाल को लेकर चले गए। मैं बहुत थक चुका था मगर सामने अपनी मेज़बान को देखकर जी खुश हो गया। वो लंबे कद की सरू कद हसीना थी, सांवले रंग की, जिसके नकूश तीखे थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी जानिब देख रही थी। उसके गेसू महज बॉय कट थे, स्लीवलेस शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थी। उसके दाएं हाथ में लोहे का कड़ा था। अगरचे वो पतली सी थी लेकिन निस्वानी हुस्न में खासी भारी और पुरकशिश थी। उसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं दिलजीत कौर, आपकी मेज़बान। आप मुझे सिर्फ दिल भी कह सकते हो। मैंने उसका हाथ थामते हुए ठेठ पंजाबी में कहा, लेकिन ये आप जनाब तो नहीं चलेगा, अगर मैं सिर्फ दिल कहूँगा तो? ओ तुम जो मर्जी कहना, अंदर तो आ जाओ कि सारी बातें इधर ही करनी हैं। उसने हंसते हुए कहा और हम चलते हुए ड्राइंग रूम में सोफों पर आ बैठे। तब वो बोली, मैं तुझे आराम का इसलिए नहीं कहूंगी कि अभी जसपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर आने वाली होगी, वो सुन लें तो फिर आराम कर लेना। लेकिन इतना वक्त है कि तुम नहा कर कपड़े बदल लो, अगर मैं फ्रेश होना चाहूंगा, मैंने कहा। तो वो मुझे लेकर एक कमरे में आ गई। मैं फ्रेश होकर वापस ड्राइंग रूम में आया तो वो सोफे पर टांगे सीधी किए नीम दराज थी। उसका रुख टीवी की तरफ था, मेज पर चाय धरी हुई थी और एक लैपटॉप सामने वाले सोफे पर पड़ा था। जमाल, अपनी ईमेल देख लो, फिर बातें होंगी। मैंने लैपटॉप खोला और उसमें खो गया। अमृतसर वाले जमाल के बारे में काफ़ी मालूमात थीं। तस्वीरें और वीडियोस थे। मैं उन्हें देख रहा था कि दिलजीत बोली, उधर देखो जमाल, वो दाएं तरफ सुनहरी ऐनक वाला मेहरा है। टीवी पर जसपाल काफी सारी सहाफियों में घिरा हुआ था। वो बड़े एतमाद से वही कहानी दोहरा रहा था। जब वो कह चुका तो एक सहाफी खातून ने सवाल किया, वो शख्स जिसने आपको फरार होने में मदद दी, अब वो कहाँ है? मैं नहीं जानता, मैं चाहूंगा कि वो मुझे मिले। मैं उसका एहसानमंद हूँ, मैंने उसे अपने गांव के बारे में बता दिया था। उन्होंने आप पर तशद्दुद भी किया? पहले पहल किया, फिर ज़हनी अज़ियत देते रहे। मैं अपने सिफारत खाने के ज़रिए ही कानूनी चाराजोई करूँगा। इस तरह की कुछ बातों के बाद जसपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। मैं चाय ख़त्म कर चुका था, तब दिलजीत बोली, अब जाओ और आराम करो, रात खाने पर जगाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं रहता? मैंने तजस्सुस से पूछा तो वो दाएं आंख दबाकर बोली, क्यों, नीयत खराब हो रही है मुझ पर? तू अगर मुझे हाथ लगा ले तो मैं तेरी, फिर जो मर्जी कर लेना। उसने ये लफ्ज़ कहे तो ना जाने मुझे क्यों तानी याद आ गई। ऐसा ही खुमार उसका था। मुझे एकदम से उस पर गुस्सा आ गया। ताहम मैंने तहम्मुल से कहा, मेरी तो नहीं, मुमकिन है तुम्हारी नीयत खराब हो, इसलिए यहाँ अकेली हो। और बाकी रही हाथ लगाने वाली बात, तो मैं औरतों से नहीं लड़ता, वरना हाथ तो क्या, तू पूरी की पूरी मेरी साथ आ लगे। तू ना सही, मैं तो मर्दों से लड़ती हूँ। ये कहते हुए वो चश्मे ज़दन में उठी और तन कर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसके तेवर देखे और लैपटॉप एक तरफ रखते हुए उसके चेहरे पर देखा। तब वो बोली, यहीं लड़ोगे या? ये कहते हुए उसने बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तभी वो हवा में उछली और किक मार दी। मैं अगर मोहतात ना होता वो मेरी गर्दन पर पड़ती।
میں وہاں سے ہٹ گیا تھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی عام فائٹر ہوتا تو خالی جانے والی کک سے تھوڑا بہت ہی لڑکھڑاتا، مگر وہ اپنے ہی پاؤں پر گھومی اور مجھ پر جست لگا دی۔ وہ میرے سر کے برابر تک آ گئی تھی۔ میں ذرا سا جھکا، وہ جیسے ہی میرے سر کے اوپر آئی، میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے قابو کر لیا۔ وہ کمر کے پاس سے میرے قابو آئی تھی۔ میں نے اپنے جسم کو لچک دی، دونوں ہاتھوں پر اسے گھمایا اور پوری قوت سے صوفے پر دے مارا۔ ایک لمحے تک وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ میں چاہتا تو وہیں پر اسے ڈھیر کر دیتا، مگر میں نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ تبھی وہ اچھل کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے اس میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ وہ میرے مد مقابل تھی۔ وہ چند قدم لے کر مکہ میرے منہ پر مارنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی چال تھی۔ وہ یکدم جھکی، ہتھیلی زمین پر ٹکائی اور اپنی ٹانگ میرے پیٹ پر مارنا چاہی، یا شاید اس کا نشانہ کچھ اور تھا۔ میں نے ذرا سا پیچھے ہو کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ میں نے اسے دوبارہ زمین پر نہیں ٹکنے دیا، بلکہ دائرے میں گھمانا چاہا۔ ابھی دائرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس نے جسم کی کمال لچک دکھائی۔ وہ خود کو لپیٹتی ہوئی میری جانب آئی اور میرے کاندھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ میں نے اس کی ٹانگ چھوڑی تو اس نے اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال دیا۔ تبھی میں نے پھر اسے پیٹ ہی سے پکڑا، ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا اور پھر گھما کر صوفے پر دے مارا۔ میں جان بوجھ کر اسے فرش پر نہیں مارنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پر جھپٹی۔ میں جان بوجھ کر آگے بڑھ گیا اور اسے یوں گلے لگا لیا جیسے معانقہ کر رہا ہوں۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور میں اس کی کمر پر زور ڈال کر اسے دوہری کر رہا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب وہ دوہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا سر اس کی پشت سے لگ گیا۔ وہ اپنے جسم کی لچک کا بہت فائدہ لے رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مجھے پکڑنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ یہ بڑا خطرناک داؤ تھا، اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ بالکل بے بس ہو گئی، دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پکڑی ہوئی گردن۔ وہ دوہری تھی اور اس کا پیٹ اوپر تھا۔ وہ اپنی لچک ہی میں مار کھا گئی۔ میں نے چند لمحے اسے یوں ہی رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ قالین پر گر گئی۔ میں نے اپنا پاؤں اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ اس نے نیم واہ آنکھوں سے میری جانب دیکھا، پھر ہنس دی اور اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے پاؤں ہٹایا تو اٹھتے ہوئے بولی، گڈ، اب تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو۔ مگر میں ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں نے کہا، اور لیپ ٹاپ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بدن کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میں لچک بہت ہے، لیکن اس کا بے جا استعمال تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے آج محسوس کیا ہے۔ چلو، اب دوستی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تب وہ بولی، تمہارے لڑنے کا انداز بھی اچھا ہے۔ خیر، اب جاؤ اور جا کر آرام کر لو، رات کھانے پر ملاقات ہوگی۔ میں اٹھا اور اپنے لیے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ آتے وقت میں لیپ ٹاپ لانا نہیں بھولا تھا۔ میں کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسے بند کر کے ایک طرف رکھا۔ دلجیت کے ساتھ ذرا سی ہاتھا پائی سے میں سمجھ گیا تھا کہ میرے یہاں کے میزبان صرف میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ ممکن ہے ابھی کچھ مرحلے مزید آئیں۔ میں نے سب کچھ ذہن سے نکالا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پرتکلف ڈنر کے بعد دلجیت کور نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، کیا خیال ہے آئس کریم کہیں باہر سے چل کر کھائیں؟ اس کے ساتھ ہی قریب کھڑے ملازم کو برتن اٹھانے کا اشارہ کر دیا۔ کیا ایسے ہی چلو گی یا کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی پہنو گی؟ میں نے کہا تو ہنستے ہوئے بولی، جیسا تم کہو۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، تمہارے لیے کپڑے بیڈ پر پڑے ہیں، وہ پہن کر آؤ، پھر نکلتے ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے میں گیا تو وہاں نیلی جین اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پڑی تھی، قریب ہی جاگرز پڑے تھے۔ میں نے شلوار قمیض کی جگہ وہ پہن لی اور تقریباً 10 منٹ کے بعد جب میں ڈرائنگ روم میں آیا تو وہ ہلکے نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں تھی۔ اس کی شلوار خاصی گھیر والی اور قمیض سلیو لیس اور بہت تنگ تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کا اوپری جسم باہر نکلنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے۔ اس وقت تک ملازمین نے ڈائننگ ٹیبل صاف کر دیا تھا۔ وہ کھڑی انگلی میں چابی گھما رہی تھی۔ مجھے اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی، مجھے ہی نہ دیکھتے رہو، چلو باہر کی دنیا دکھاتی ہوں۔ اس پر میں کچھ نہ بولا، بلکہ باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پورچ میں سیاہ رنگ کی کرولا ٹائپ کار کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تو میں پیسنجر سیٹ پر آن بیٹھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور جیسے ہی ہم باہر نکلے تو مین سڑک کی جانب جاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی، میں جالندھر کی نہیں ہوں، مجھے یہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ میرے ذمہ ایک خاص مشن ہے، اس کے لیے کچھ لوگ مجھے دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک تم بھی ہو۔
वो सारे इसी बंगले में नहीं हैं, इसी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, और तुम मुझे उनसे मिलवाने ले जा रही हो? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, अभी तो सिर्फ आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हूँ, उसने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा। और कुछ बताना चाहोगी? मैंने फितरी तजस्सुस के तहत पूछा। बहुत कुछ। अभी तो मैंने अपने दिल का हाल तुमसे कहना है, उसने फरीफ्ता हो जाने वाले अंदाज में कहा, और असल बात गोल कर गई। मैंने भी दोबारा नहीं पूछा तो कुछ देर के बाद बोली, मैं उस खास मिशन की सारी तफसीलात वापस आकर पूरी तफसील से बताऊंगी। इस दौरान हम थोड़ा बेतकल्लुफ तो हो जाएं। उसने बाएं हाथ की पुश्त से मेरा गाल सहला दिया। मैं समझ रहा था कि जो कुछ वो दिखाई दे रही है वो वैसी है नहीं। मैंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, यहाँ तक कि वो एक कमर्शियल एरिया में जा पहुंची जहाँ अच्छी खासी रौनक थी। वो एक जगह जाकर रुक गई। हम कार से उतरे और एक दुकान की जानिब चल दिए। उस आइसक्रीम शॉप के सामने दूर तक कुर्सियां बिछी हुई थीं और लोग अपने बीवी बच्चों और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। आइसक्रीम का ऑर्डर देकर उसने धीरे से मगर गहरी संजीदगी से पूछा, ये इर्द गिर्द की इमारतें देख रहे हो ना जमाल? हाँ, देख तो रहा हूँ। कोई खास बात? मैंने आम से अंदाज में जवाब दिया। तो उसने एक खास इमारत का नाम बताते हुए कहा, वो इमारत एक डांसिंग बार है। शहर के मखसूस लोग यहाँ आते हैं कुछ देर के लिए हल्ला गुल्ला करने, जुआ खेलने और अय्याशी करने, और उससे कुछ देर के बाद या काफ़ी देर के बाद एक बंदे ने अपनी गार्ड्स के घेरे में निकलना है और हमने उसे शूट करना है। उसके यूं कहने पर मैंने गैर महसूस अंदाज में दोबारा उस तरफ देखा और फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया। तुमने देखा हुआ है उसे? मैंने पूछा। हाँ, कई बार। वो जब बार से निकलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरी आंखें इसी इमारत के अंदर मौजूद हैं, उसने संजीदगी से कहा। तो मैंने पूछा, ठीक है, लेकिन निकलने का रास्ता तुमने तय किया हुआ है? हाँ, इसकी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट होंगे। पिस्टल और गन जो तुम चाहो वो कार में पड़ा हुआ है, उसने वेटर को आते हुए देखकर कहा। यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। वेटर तेजी से आइसक्रीम रख कर चला गया और मैं ज़हनी तौर पर प्लान करने लगा कि मुझे क्या करना होगा। कुछ देर के बाद जब हम आइसक्रीम ख़त्म कर चुके तब मैंने कहा, दिलजीत उठो। लेकिन अभी, उसने कहना चाहा तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूं ना कि उठो। मैंने उठते हुए कहा तो वो भी उठ गई। वेटर तेजी से आया तो दिलजीत ने उसका बिल दे दिया। हम टहलते हुए कार में चले गए। अगर यही प्लान तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें यहाँ ना बैठने देता। हम यहाँ नज़रों में आ चुके हैं। मुमकिन है तुम्हारी सोच हो, लेकिन मैं तो तकरीबन रोज़ाना यहाँ आती हूँ और कोई ना कोई मेरे साथ होता है, और देखना, मैं कल भी तुम्हें लेकर यहाँ आऊँगी। अच्छा, चलो कार निकालो, मैंने कहा और पिछली नशिस्त पर बैठ गया। पिछली नशिस्त के नीचे गन और पिस्टल पड़ा हुआ था। दिलजीत ने कार आहिस्ता आहिस्ता निकाल ली। उसकी निगाहें सेल फोन पर थीं और मैं उस पूरे इलाके को देख रहा था। मैंने गन उठा ली। वो ज्यादा रेंज की थी, उस पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैंने उसे देखा, उसे अच्छी तरह चेक करने के बाद अपने पाँव में रख लिया। ये इत्मीनान करने के बाद मैंने कहा, जैसे ही तुम्हें उसके बाहर निकलने की इत्तला मिले, कार उस इमारत के सामने ले आना। मुझे सिर्फ इतना बता देना कि वो कौन है। कार रोकना नहीं, स्पीड से चलाते जाना। ओके, उसने कहा और कार लेकर एक सड़क पर चल दी। वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से जा रही थी। अचानक उसने तेजी से यू टर्न लिया और बोली, वो बाहर निकल रहा है। उसने कहा तो मैं अलर्ट हो गया। मेरे बदन में सनसनी दौड़ने लगी। बहुत अरसे बाद मैंने यूं महसूस किया था। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो इमारत दिखाई देने लगी। जरा और करीब जाकर दिलजीत बोली, वो देखो, वो चार लोगों के दरमियान लंबे बालों वाला लड़का, रेड शर्ट। अभी कार सामने आएगी और वो उसमें बैठ जाएगा। तेज चलो, मैंने कहा और गन की नाल विंडो पर रख दी। बिल्कुल सामने जब वो आया तो मेरे निशाने पर था। मैंने फायर कर दिया। जरा सी आवाज उभरी थी। मैंने घूम कर देखा, वो अपना सीना थामे तड़प रहा था। दिल, तेज निकलो। क्या बना? फायर लग गया है, मैंने कहा तो दिलजीत ने इंतहाई तेज रफ्तारी से कार बढ़ा दी। एक क्रॉस पर उसने रफ्तार धीमी की और फिर नॉर्मल अंदाज में चलने लगी। तभी उसका सेल फोन बज उठा। उसने कान से लगाया, फिर जोश से बोली, यस जमाल, यस। फाड़ दिया सीना उसका। चल अब घर जाके सेलिब्रेट करती हूँ। ये कहकर वो चलती चली गई, यहाँ तक कि वो बंगला आ गया। चौकीदार ने गेट खोला तो वो कार पोर्च में ले जाकर रोक दी। मैं बाहर निकला तो वो ड्राइविंग सीट से उतरते ही मेरे गले लग गई। खुशी में ना जाने कितनी बार मेरा मुंह चूम लिया।
ओ खैर तो है, पागल हो गई है तू, मैंने उसे परे धकेलते हुए कहा। ओ यार, इस कत्ल का असर क्या है तुम नहीं जानते, आओ बताऊं। ये कहकर उसने मेरा बाजू पकड़ा और हम अंदर चले गए। वो ड्राइंग रूम में नहीं रुकी बल्कि मुझे अपने बेडरूम में ले गई। उसने टीवी ऑन किया और जूते उतार कर मेरे जूते उतारने लगी। मैं उसके तर्ज अमल पर हैरान था। मैं जब आलती पालती मार कर बेड पर बैठ गया तो वो बोली, सुन जमाल, ये जिस लड़के को तुमने कत्ल किया है ये यहाँ के सबसे खतरनाक और बाअसर बंदे का इकलौता बेटा है। मदन लाल नाम है इसका। बज़ाहिर बड़ा सरमायादार है, सनतकार है, लेकिन इस शहर पर राज करता है और पिछले 3 बरस से वो पूरे जनूबी एशिया में फैल जाने के लिए पर तोल रहा है। इतने बड़े आदमी का बेटा और यूं खुलेआम चंद गार्ड्स के साथ? मैंने पूछा। जंगल में एक ही शेर हुकूमत करता है और मदन लाल ऐसा ही है। कोई उसके खिलाफ सर उठाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा। उसने जोश से कहा। तुम्हारा उसके साथ क्या लेना देना है? मैंने पूछा। ये मेरा मिशन है, ये कहकर वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोलती चली गई। उस शख्स मदन लाल ने यहाँ बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री लगाई है जो बज़ाहिर बेज़रर है, लेकिन ये उसमें एक ऐसा केमिकल तैयार कर रहा है जो पानी में मिला दिया जाए तो वो तेज तेज शराब बन जाती है, जो फौरी तौर पर तो कोई बुरे असरात नहीं दिखाती, लेकिन चंद ही हफ्तों बाद शराब पीने वाला कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो जाता है। असल बात बताओ, सियासी बयान न दो। तो सुनो, ये बंदा सिख कौम के इंतहाई खिलाफ है। जिस तरह इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को भारत में नहीं देखना चाहते और उन्होंने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया, मदन लाल उन लोगों में शामिल है जो सिखों को भारत में नहीं देखना चाहते और खालिस्तान तहरीक के इस कदर मुखालिफ हैं कि अपनी ज़िंदगी उसकी मुखालफत में लगा दी है। ये शराब उसका सबसे बड़ा वार है। वो अपने पूरे प्लान के साथ ये शराब सिख नौजवानों को मुफ्त दे रहा है। अभी ये उसके तजर्बाती मराहिल में है। उसका प्लान है कि जनूबी एशिया में एक तंजीम खड़ी करे और उस तंजीम को बाकायदा इस काम पर लगा दे, कारोबारी बुनियाद पर, ताकि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें, दौलत कमाने के लिए, और मैं उसका सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती हूँ। आखिरी लफ्ज़ दिलजीत ने इंतहाई नफरत से कहे। क्या ये अकेला ही ऐसा कर रहा है? मैंने पूछा। नहीं, यहाँ की खुफिया एजेंसी उसके साथ है। अब देखना इस कत्ल पर कितना शोर मचता है। ये सीधे सीधे इल्ज़ाम दहशत गर्दों पर लगाएगा और सख्त से सख्त कानून बनाने का मुतालबा करेगा। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन हैं, सिर्फ 5 दिन। वो तुम जानो कि तुम क्या करती हो, मुझे बताओ मैंने क्या करना है। फिलहाल ये देखो, उसने टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाते हुए कहा। मनोहर लाल चल बसा था। तुम देखो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मैंने उठते हुए कहा। तो उसने मुझे अपनी बगल में लेते हुए कहा, ओए ठहर जा, अभी तो सेलिब्रेट। मैंने आहिस्तगी से अपना आप छुड़ाया और बाहर की जानिब चल पड़ा। जैसे ही जसपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की, उस पर सवालों की बौछार हो गई। बहुत सारे सहाफ़ी सब कुछ जान लेना चाहते थे, लेकिन मेहरा ने जसपाल को उन सब के दरमियान से निकालने के लिए अपने बंदों को इशारा कर दिया। उन्होंने जसपाल को घेरे में ले लिया और बाहर की जानिब चल पड़े। चंद लम्हों के बाद मेहरा भी उसके साथ बाहर आ गया। वो दोनों कार में बैठे तो कार चल दी। तब वो बोला, जसपाल, अब मेरा और तुम्हारा साथ जो है वो एक वकील और क्लाइंट का ही रह गया है। अब तुम जिनके साथ हो वो बहुत बड़े लोग हैं। मैं समझा नहीं मेहरा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जसपाल ने पूछा। तुम्हारे यहाँ आने से पहले तक मुझे खबर नहीं थी कि तुम कहाँ हो और इतना अरसा कहाँ रहे। बहरहाल मुझे और जसमिंदर को यह कह दिया गया कि अब तुम उन लोगों की जिम्मेदारी हो। इस मामले में उन्होंने अच्छी खासी ब्रीफिंग दी है। अब मेरा मामला सिर्फ इतना है कि चंद दिन के अंदर अंदर तुम्हारी जायदाद वाला मामला हल कर दूं, और मुझे उम्मीद है कि वो अब तक हल हो भी गया होगा। मेरी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी। उसने यूं कहा जैसे वो मरूब हो गया हो। तब जसपाल ने फिर पूछा, कहना क्या चाह रहे हैं आप? वो लोग हैं कौन? मैं समझा नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे। अब तुम सीधे उगी जाओ बेफिक्र होकर। उसने मुबहिम सी बात की और एक जगह ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर रुक गया। मेहरा उतरा तो कार फिर से चल पड़ी। सूरज मगरबी उफ्क में डूब चुका था जब जसपाल उगी में कोठी के सामने पहुंचा। उसने दूर ही से देखा, कोठी के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। ये एक तरह से खतरनाक मामला था। अगरचा उनका अंदाज इस्तफहामिया ही लगता था, मगर उनमें कोई दुश्मन भी हो सकता था। वो मोहतात हो गया। जैसे ही उनके पास कार रोकी वो नीचे उतर आया। लोगों ने फूलों के हार उसके गले में डाले। एक तरफ ढोल बजने लगा,
उनमें वही लोग पेश पेश थे जो एक बार उसे घर आकर मिले थे। वो कुछ देर उनसे मिलता मिलाता रहा, फिर अंदर की जानिब चल दिया। बंता सिंह ने गेट बंद कर दिया। सामने कुलजीत कौर, हरप्रीत और अनुजीत खड़े थे। हरप्रीत उसे बड़ी गहरी निगाहों से देख रही थी। वो सबसे गले मिला, फिर ड्राइंग रूम में उसने वही कहानी सुनाई जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना चुका था। तभी अनुजीत ने कहा, तुमने देखा, तुम्हारी वापसी पर ऊगी पिंड वालों में इतना जोशो खरोश क्यों है? हाँ, ये मैं जानना चाहूंगा, जसपाल ने पूछा। तुमने जो बलजीत सिंह के साथ किया था, ये उनकी अंदर की ख्वाहिश थी। वो दोबारा लौटकर ऊगी आ ही नहीं सका। अभी तक दिल्ली में है, अपने बाप के पास। उनका तो जैसे यहाँ से सफाया ही हो गया है, अनुजीत ने बताया। मैंने सुना तुम पर पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया, जसपाल ने आहिस्तगी से पूछा। तो वो कहकहा लगाकर हंसते हुए बोला, यार ये तो चलता ही रहता है, तुम बेफिक्र रहो। चल पुत्र, अब तू फ्रेश हो जा, मैं इतनी देर में खाना लगवाती हूँ, कुलजीत कौर ने कहा। तो उसने सर हिलाते हुए हरप्रीत की तरफ देखा। उसका चेहरा जज्बात से आरी था और वो बड़े गौर से उसे देख रही थी। वो उसे मुबहिम सा इशारा करके उठ गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला, जबकि उसकी अपनी दुनिया बदल चुकी थी। हर शय वैसे की वैसी ही पड़ी थी। कुछ ही देर के बाद हरप्रीत अंदर दाखिल हुई। वो उसकी तरफ गहरी निगाहों से देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसमें जोशो खरोश खत्म होकर रह गया हो। वो उसके पास गया और दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसकी आंखों में झांक कर पूछा, प्रीति, क्या हुआ तुझे, ऐसा क्यों? उसने परेशानी में पूछा। वो उसकी तरफ देखता रहा और वो कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही, फिर एकदम से उसके सीने के साथ लग कर रोने लगी। प्रीति, क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? पहली बार मुझे खौफ आया है तेरे जाने के बाद। मैं तुझे खोना नहीं चाहती जसपाल। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ओह, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे अलग किया तो हरप्रीत का चेहरा वैसे ही सुता हुआ और आंखें भीगी हुई थीं। उसने भीगे हुए लहजे में कहा, नहीं जसपाल, बहुत कुछ बदल गया है। कुछ भी नहीं बदला, और ये अपना ये मूड ठीक करो। मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। जसपाल ने खुशगवार मूड में कहा। तो वो धीरे से गमजदा मुस्कुराहट के साथ बोली, अब तो तेरे साथ बातें करनी हैं या फिर तेरी ही बातें करनी हैं? तेरे बिना अब रह क्या गया है? उसके यूं कहने पर जसपाल ने एकदम संजीदा होते हुए कहा, नहीं हरप्रीत, मैं तुम्हें पहले जैसा ही देखना चाहता हूँ, जिंदगी से भरपूर। ठीक है, उसने कहा और आंसू पोंछती हुई इधर उधर देखकर बोली, तुम जाओ, बाथरूम में तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। जसपाल ने एक निगाह उस पर डाली और बाथरूम की तरफ चल दिया। खाने पर देर तक बातें चलती रहीं। उसने अपने बारे में कम और वहां की सूरत हाल के बारे में ज्यादा बात की। बज़ाहिर ऊगी में अब कोई खतरा नहीं था। बलजीत और उसका खानदान यहाँ से जा चुका था। अनुजीत को फंसाया गया था, लेकिन दिलबीर सिंह ने उसकी बहुत मदद की थी। पुलिस के अलावा जहाँ जहाँ भी जमानत देने की जरूरत पड़ी, वहाँ दलबीर सिंह ने ही जमानत दी। इसके साथ ही वो सारे लोग जो बलजीत सिंह से तंग थे, वो सभी अनुजीत के हक में हो गए। मजमूई तौर पर ऊगी पिंड का माहौल बदल चुका था। अनुजीत जो भी हो जाए, मैंने रविंदर सिंह के खानदान को ख़त्म करना है। बलजीत के बारे में मालूम है कि वो अब कहाँ है? दिल्ली के किस अस्पताल में है या? मैंने बात अधूरी छोड़ी तो अनुजीत बोला, वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में। मेरे ख्याल में वो ज्यादा सजा भुगत रहा है। अपने बाप के पास दिल्ली ही में है, मुझे तो ये मालूम है, आगे रब जाने। चल ठीक है, मैं पता कर लूंगा, मैंने सोचते हुए लहजे में कहा। तो हरप्रीत ने जसपाल की तरफ बड़े गौर से देखा, जिसकी उसे समझ ना आ सकी। खाने के बाद जसपाल अपने कमरे में चला गया। उसके जहन में जमाल था। ना जाने अब वो कहाँ होगा। रोही में जो एक साथ वक्त गुजरा था, इस बाइस जमाल की आदत सी हो गई थी। वो अकेला पड़ा आइंदा आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था कि क्या करना होगा। बलजीत की हालत के बारे में जानकर तो ना उसे अफसोस हुआ था और ना खुशी। शायद वो उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि हरप्रीत एक छोटी सी ट्रे में चाय के दो मग रखे आ गई। उसने खामोशी से बेड पर ट्रे रखी और उसके पास बैठ गई। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला, हरप्रीत, तुम्हें हो क्या गया है? कहाँ गए तुम्हारे वो दावे? एक गोली खाकर तुम इतनी बदल गई हो? क्या अब मौत से डर लगने लगा है? ये सुनकर वो चंद लम्हे जसपाल के चेहरे पर देखती रही, फिर बोली तो उसके लहजे में अफसुर्दगी छलक रही थी,
जसपाल, मैं अब भी वैसी की वैसी ही हूँ, लेकिन अफसोस में हूँ कि मुझे ये गोली इसलिए लगी कि मैं तेरे साथ थी। जिस मकसद के लिए मैं जिंदा हूँ, ये गोली उसके लिए मुझे नहीं लगी। मैं अपने मकसद से हट गई थी। शायद रब को मेरा ये अमल पसंद नहीं आया। मैं औरत हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मैं चाहे जितनी भी सख्त हो जाऊं, फितरी तौर पर मोहब्बत तो मेरे अंदर है ना। तेरी जुदाई ने मुझ पर यह राज इंकशाफ किया तो मुझे लगा मैं नाकाम हो गई। प्रीति, मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन मुझे बता, इसमें मेरा क्या दोष है? और जहां तक तेरी नाकामी की बात है तो ये जान ले, मेरा मकसद पूरा हो गया तो मैं तेरे मकसद के लिए लड़ूंगा। इसकी मुझे आगही हो गई है। सच जसपाल, तू सिक्खी के लिए लड़ेगा? उसने खुशगवार हैरत से कहा। हाँ प्रीति, मुझे लड़ना होगा, लेकिन इस तरह नहीं जैसे यहाँ के लोग जुर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। बल्कि मैं समझता हूँ, उन्हें जुर्म के रास्ते पर डाल दिया जाता है। कोई भी हुर्रियत पसंद तंजीम जब जुर्म के रास्ते पर डाल दी जाए, तो ना सिर्फ अपना मकसद खो बैठती है, बल्कि वो अपनी कौम का नुकसान करती है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? हरप्रीत ने उसके चेहरे पर देखते हुए पूछा। देख, इस वक्त हथियारों की लड़ाई बहुत पीछे रह गई है। दुश्मन ने बड़े गहरे वार कर दिए हैं सिख कौम पर। शराब को उनकी रगों में ऐसे डाल दिया है कि वो उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। गानों के जरिए, फिल्मों के जरिए और ना जाने किस किस तरह उनके अंदर जवां मर्दी की अलामत शराब पीना बताया गया है, और सिख कौम शराब पी रही है। तुझे मालूम है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शराब पंजाब में पी जाती है। खोखला करके रख दिया है सिख कौम को, बंदूक उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का जो पैगाम है, अब सिख नौजवान उससे दूर भागते हैं। तू खुद बता, साका चौरासी के नाम से किस कदर शर्मनाकी महसूस करते हैं। नाम नहीं लेते, सिर्फ तीसरी नस्ल के लोग हैं जो इंतकाम के चक्कर में हैं। फिर उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मतलब है पहले सिख कौम की जहन साजी की जाए? हरप्रीत ने कहा। तो और क्या, सिख कौम की कुवत जिन नजरियात से थी, वो खत्म हो रही है। अब देखो, साका चौरासी सिख कौम के खिलाफ हुआ, और सिखों के रूहानी मरकज हरमिंदर साहब में हुआ। सिख कौम का कत्लेआम हुआ सिखों ही की इबादत गाह में। अब सिख कौम अपनी ही इबादत गाह में उस सानहे की यादगार नस्ब करना चाहती है, हरमिंदर साहब में, लेकिन नहीं कर पा रहे। अपनी ही इबादत गाह में अपनी यादगार नस्ब नहीं कर पा रहे हैं प्रीति। वो कौन सी कुवत है जो ऐसा नहीं करने दे रही? वो दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही हैं। हम में इत्तेहाद नहीं, इससे ही अपनी कुवत का अंदाजा लगा लो। तू बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहा है जसपाल, वो वाकयातन मायूसाना लहजे में बोली। जब तक बीमारी का इल्म ना हो, इलाज कैसे मुमकिन होगा? मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज भी एक सिख 1.25 लाख हिंदुओं पर भारी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बाबा जी महाराज के ख्यालात को अपनाना होगा। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन ये ज़मीनें और जायदाद मेरे नाम हो जाएं। मायूस नहीं होना, हम फ्रीडम फाइटर हैं और रहेंगे, लेकिन हमारा अपना अंदाज होगा। सिख तंजीमें जो करती हैं वो करती रहें, वो उनका काम है, हम अपना काम करेंगे। जस्सी जी, एक बात कहूँ? वो बड़े प्यार से बोली। बोलो, उसने कहा। तेरे लहजे और बात करने में बड़ा एतमाद आ गया है। कहाँ रहा तू इतने दिन? उसने पूछा। मैंने बड़ी अजियत में वक्त गुजारा है। किसी भी लम्हे जिंदगी खत्म हो सकती थी। ये वाहे गुरु की मेहर है कि मैं अब तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। मौत को अपनी निगाहों के सामने देखकर एतमाद आ ही जाता है, जसपाल ने कहा, और चाय का मग उठाकर लंबा सिप लिया। हरप्रीत ने भी मग उठाकर चाय की चुस्की ली और चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली। एक वक्त के लिए तो ऐसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर नहीं, वाहे गुरु हमसे कोई काम लेना चाहता है। वो सारे काम हो जाएंगे, पर तू वो पहले वाली हरप्रीत बन जा, शोख और चंचल। जसपाल ने कहा तो वो एकदम से हंस दी। वो उसकी तरफ देखता रह गया, फिर बोला। कल सुबह तैयार रहना, हमने जालंधर जाना है। वहाँ के पुलिस चीफ से मुलाकात है, हो सकता है हमें दिल्ली भी जाना पड़े, अपने सिफारत खाने। तू जहाँ रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगी जसपाल। ये कहते हुए वो उसके बिल्कुल करीब हो गई। जसपाल ने भी उसे सहारा दे दिया। वो दोनों बेड के सहारे लग कर बैठ गए। फिर खामोशी से चाय पीते रहे। मग एक तरफ रख कर वो बोली। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम यूं बिछड़कर फिर एक साथ यूं बैठेंगे। हसरत ही हो गई थी। अब तू अपने जहन से सब कुछ निकाल दे, सारी मायूसी एक तरफ रख दे, और सिर्फ ये सोच कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है।
اور اس سے ہم نے نبرد آزما کیسے ہونا ہے۔ یہ کہہ کر جسپال نے اسے مزید قریب کر لیا، وہ اس کی باہوں میں یوں پھیل گئی جیسے برسوں سے ترسی ہوئی ہو۔ اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جبکہ جسپال اس کو حوصلہ دینے کے انداز میں تھپکی دینے لگا۔